नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहले खबर फतेहपुर से है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विरोधियों पर बड़ा हमला बोला है। निशंक ने बयान देते हुए कहा कि विपक्ष मानमती के कुनबे की तरह है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। विपक्ष के पास देश को नई दिशा देने की क्षमता नहीं बची है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष जितना एकजुट होगा, हमारी क्षमता उतनी बढ़ेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। वहीं उन्होंने विदेश में राहुल गांधी के देश के खिलाफ दिए गए बयानों पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा कि राहुल गांधी देश की बात विदेश में जाकर बोलते हैं, उसी का नतीजा है कि लोग राहुल गांधी को नकार चुके हैं। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी ताकत बढ़ रही है कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। वैसे तो भानुमती का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। ये जो भानुमती का कुनबा जुड़ा, ये जो भानुमती का कुनबा है, ये वो जुड़ता है, एक सेकंड में कब टूट जाए उनको भी पता नहीं रहता है। लेकिन इसको मानना पड़ेगा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ताकत बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। यदि देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। तो फतेहपुर पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी के विदेश में दिए हुए बयान पर पलटवार किया। साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से भानुमती के कुनबे की तरह हो चुका है, जो कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस तरह की कहावत का उदाहरण देते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक फतेहपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश ने पूरी तरह से नकार दिया है। साथ ही साथ विपक्ष की बात उन्होंने कही कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इस दौरान साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को कहा कि जितना ज्यादा विपक्ष मजबूत होता जाएगा, उतने ही मजबूत हम होते जाएंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक्शन मोड में एसपी एराज राजा नजर आ रहे हैं। जी हां, बता दें कि जालौन कोतवाली का उन्होंने वार्षिक निरीक्षण किया। थाने में रिकॉर्ड में कमी मिलने पर उन्होंने निर्देश दिए हैं, कोतवाल को रिकॉर्ड मेंटेन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि थाने में पहुंचने वाली महिलाओं को मदद दी जाए। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर निरीक्षण के दौरान व्यवस्था दुरुस्त करते हुए कोतवाल नजर आए हैं। थाने में रिकॉर्ड में जो कमी मिली, उसको लेकर कोतवाल को रिकॉर्ड मेंटेन करने के आदेश भी दिए गए हैं और थाने में पहुंचने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए भी बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात एसपी एराज राजा ने कही है। जालौन कोतवाली का उन्होंने वार्षिक निरीक्षण किया, जहां पर थाने में रिकॉर्ड में कमी मिली। इस दौरान उन्होंने कोतवाल को रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं की जो दिक्कतें आती हैं, उनको प्रमुखता से उनकी मदद करने की बात भी कही गई है। वहीं सोनभद्र के विकासखंड नगांव के ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई, जिसमें पिछली कार्रवाई की पुष्टि करते हुए भावी विकास का खाका खींचा गया। इस बैठक में बीडीओ उत्कर्ष सक्सेना, एसडीओ पंचायत रामचरण प्रसाद और ग्राम विकास अधिकारी सुनील गुप्ता, सुजीत कुमार और ग्राम प्रधान समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आज का था, हमारी क्षेत्र पंचायत की बैठक सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके क्रियान्वयन को लेकर और आगे आगामी जो कार्य योजना है, जो एक साल में हम लोग सभी लोग कार्य करेंगे, उसके कार्य योजना से संबंधित बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण
और ये अधिकारी कर्मचारी के उपस्थित। कई योजनाओं में जमीनी टिकट पे क्या कितनी सरकार की है सब पहुंच रही है? सरकार की योजनाएं, सभी योजनाएं जमीन पे पहुंच रही हैं और ये चूंकि ये हमारा ब्लॉक थोड़ा सा ये पानी समय है, जिसमें कुछ गांव में अभी आवास वास बनने में थोड़ा कठिनाई आ रही है और वैसे सरकार की सारी योजनाएं पहुंच रही है। अगर किसी योजना में कोई समस्या आ रही तो उसका समाधान भी सरकार करा रही है। जैसे अभी किसान सम्मान निधि, उसका लाभ बहुत से किसानों को भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सरकार ने हर ग्राम पंचायत में कैंप लगवाकर और संबंधित सभी अधिकारियों को गाँव में भेजकर ऐसे जो पात्र किसान सम्मान निधि के किसान हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास सरकार कर रही है। देखिए, ये हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास कितनी दूरी तय करने को है। हम अगर दूसरे से पहले नंबर पर आते हैं तो उतना गर्व नहीं होता है जितना हम 10वें से अगर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो हमारे को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना पड़ेगा, तभी हम इस सरकार की जो योजनाएं हैं अगर सारे लोगों को उसका लाभ दिला पाए तो भी हमारी जिंदगी, हमारी नौकरी, हम जो भी काम करते हैं वो। तो ब्लॉक सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर क्षेत्र पंचायत लगाव का ये बैठक हुई और सभागार में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि डीजल टैंकर और पिकअप की टक्कर हो गई, जहां पर NH 27 में आमने सामने ये भिड़ंत हुई है। बड़ी जानकारी, जहां पर इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर होने के बाद डीजल टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं हादसे में हाईवे पर इस पूरी तरह से डीजल फैल गया। कानपुर NH पर इस पूरे हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। तो बड़ी जानकारी जालौन से, जहां पर डीजल कैंटर और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई। इस पूरे हादसे में 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद पूरी सड़क पर डीजल फैल गया। घटना के बाद कानपुर NH पर लंबा जाम लग गया है। तो तस्वीरें जालौन की घटना है, जहां पर आपको बता दें कि NH 27 की ये घटना है और जिस दौरान डीजल टैंकर और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। जालौन की घटना है, जहां पर NH 27 में डीजल टैंकर और पिकअप की टक्कर हुई है। इस पूरे हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बताते चले कि घटना इतनी जोरदार थी कि डीजल टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में एक मां बाप को अपनी नाबालिग बेटी का प्रेम संबंध इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने अपनी ही बेटी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामले की सच्चाई उजागर हो गई। पुलिस ने जब परिजनों से सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई परिजनों ने उगल दी। वहीं पुलिस ने मां बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी है। उसी लड़की ने लगाया फोन 2-3 बार, तो हमें घर में बच्चों ने कहा कि उनकी उड़ाना देने गए कि तुम्हारी लड़की फोन लगाती है। तो फिर उनने अपनी बच्ची को डांटा। उसी डांट के वजह से उस बच्ची ने अपनी फांसी लगा ली। उसकी माँ ने आप थे मौका पे? मौका पर ऐसी समस्या है और इन जो है हम उसको डांटा है और डांट के उसने मारपीट की लड़की की। कहाँ मारपीट की हुई उसकी? पहली बात हमारे घर पे मारो उसने 1-2 तमाचा। आपके घर पे आई वो पहले लेके? हाँ, और फिर उसने अपने घर पे मारपीट की उसकी, इस वजह से उसने फांसी लगा ली। तो आपके बच्चे का कहीं इसमें दोष नहीं है? हमारे बच्चे का कहीं दोष नहीं है। उसकी डिटेल निकलवा ले, हमेशा उसी लड़के का फोन आया, बार-बार उसी का फोन आया। अच्छा, आपके लड़के के मोबाइल पर उस लड़की का फोन आता था? फोन उसी का आया। तो क्या कुछ बीच में ऐसा चल रहा था क्या, कोई सिस्टम? नहीं, कोई सिस्टम नहीं चल रहा था। हमारा बच्चा वो शांत है ना, वो किसी से बात करता है। कितने साल का है बच्चा आपका? बच्चा 16.5 या 17 के लगभग है। अच्छा, लड़की कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की की 16 साल लगभग।
आपका बच्चा कहाँ पढ़ता था? बड़े इंटर कॉलेज। लड़की कहाँ पढ़ती थी? उल्लन में। लॉर्ड कृष्णा उल्लन में। उनकी माँ हती और उनकी लड़की भी हती। बस जो लड़का कल के लड़का ने फोन लगा, निकल लड़का ने फोन नहीं लगा, लड़की ने फोन लगा लड़का के मोबाइल पे। अच्छा। हाँ, बस उन्हें अपनी लड़की को 2-4 मारी है, फिर उन्हें अपने लड़का को मारो है। तो इधर कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई? और कुछ ज्यादा बात है नहीं भाई, इतनी बात है। फिर पता नहीं है कि का फांसी कब लगा ली लड़की ने? अब हमें कोई पता नहीं है कितनी टाइम लगा। तो फांसी उसने अपने घर पे लगाई? अपने घर पे लगाई। सच्चाई भाई साहब कुछ बात नहीं है। हमारा लड़का था, रात में सो रहा था 12 बजे के लगभग, हम सो रहे थे, हम बाथरूम के लिए उठे रहेंगे तो वो लड़का हमारा बात कर रहा था, तो हमने कूलर बंद कर दिया है कि भैया तुम किससे बात कर रहे? तो बस वो डरने के बाद कहने लगा मम्मी, और कल समैन का फोन आया था, हमने समैन से बात किया है। तो हमने कही क्यों किया है? इसके लिए उसको दो बार फोन आया है, हमने फिर तीसरा में फोन उठा लो। ठीक है, हमने कहा क्यों लगाया? क्या मम्मी उनने फोन लगा, हमने उठा लो, बस इतनी सी बात है। फिर हमने उनको बुलाया, उनकी मम्मी को बुलाया, पापा को बुलाया, पापा से कही कि भैया अपने कौती और लड़की को समझा लेना कि देखो मैं लड़का को रात में फोन कर रही हूँ, कुछ हो जाएगा तो आप बीच में नहीं आओगे हैं? तो वे बोले कि ठीक है हम समझा देंगे, और हम उनको मम्मी को और लड़की को भेजो। उनने हमारे घर पे आई, हमारी ननद भी है थी, हमारा लड़का भी है तो बड़ो, तो हमने इतने गई उनसे कही कि देखो बहन अपनी लड़की को समझा लो। कहे बेटा तुमने क्यों फोन लगाया था? मोड़ी हमारे मोड़ा आँखों से बोली कि हमने नहीं लगाया। हमने कहीं झूठ का है बोल रही, हमने अपने लड़का कहाँ बोला छोटे को क्या अंशु तुमने लगाया? कौन ने लगाया? तो बोले मम्मी भगवान कसम बजरंग कसम हमने इन्हीं समझ ने फोन लगाओ। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार। आप कौन है यहाँ? लड़की के कौन है? चाचा है वो हमारी, जो लड़की खत्म हुई बहन है हमारी। अच्छा, आपकी सिस्टर है। हाँ। घटना कैसे हुई आप कुछ बता सकते हैं? कुछ जानकारी है आपको? ये तो नहीं पता है कि उसको फोर्स किया गया बस। किस चीज को लेकर? द्वारा और किस चीज के लेकर? किसी लड़की की आईडी मांगी, उसी के द्वारा फोर्स किया गया, हम तो बदनाम कर देंगे बस। किसी और लड़की की डिटेल मांगी। हाँ। तो कहाँ का रहने वाला है लड़का जिसने? उल्दन का ही रहने वाला। क्या नाम है उनका? अंशुल। उनके पिताजी का क्या नाम है? अनिल। आपको इस चीज की जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? यहीं आके पता चला। यहीं आकर पहले कुछ जानकारी पहले से कुछ चल रहा था क्या? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं है। घटना ये है सर कि मैं सो रहा था तो रात में इनका फोन आया समैन का, तो मैंने बच्ची से कहा कि क्यों किससे बात कर रहे हैं? बोले अभी किसी नहीं, बोले हम क्या कर तो रहे थे, तो बोले कि हम समैन का फोन आया। जब मैंने एक तमाचा दिया उसमें बोले समैन का आया था। हम चलो ठीक है, हम सुबह उनके बाप से कहेंगे। तो फिर हमने सुबह उनके बाप को बुलाया, माँ को बुलाया, तो बाप आया, बाप ने फिर उसको बच्ची को माँ को भेजा यहाँ पर। फिर उस माँ से कहा कि ये बच्ची को डांटो, अपने फोन करती हैं जी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं करती हम। तो हमने बच्चे को बुलाया, बच्ची को सामने किया उनके, तो बच्ची से पूछा क्यों किया था ने? तो हमारा बच्चा बोला इससे मैंने किया था फोन। तो फिर सेमन बोली हाँ हमने किया था फोन। तो फिर उसकी माँ बोली कि क्यों किया था? बोली भैया नाती के बाद फोन किया था। तो फिर हमने कहा जी भैया नाती 12 बजे रात क्यों करना? भैया नाती से फोन दिन में कर ली थी फोन। हमारी लड़की एक मोहल्ले के आदमी का फोन आया हमारे पति के फोन पर, बोले हमारे यहाँ आओ। वो गए, वो बोले तुम्हारी लड़की हमारे लड़के से बात करती। फिर वो हमारे घर पे लौट के आए, फिर हम बोले चलो हम पूछे। तुम्हारी लड़की बोली नहीं कहते, वो बोले कहते। फिर बस वो उधर से अपनी लड़की को लेके घर आ गए। क्या मारपीट हुई? क्या हुआ? झगड़ा हुआ? कुछ हुआ? ऐसी कोई घटना बात हुई क्या? कुछ नहीं। तो क्यों फांसी लगाई गई? पता नहीं, या इनके पापा से उनने कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा कि पापा की डर से पापा कुछ हमसे कहे ना। क्या कहना है आपका? जब किसी के पापा से कोई आदमी जे कहे तो वही लड़की हमारी लड़की से बात करती तो लड़की को कष्ट तो होगा ही। कितनी उम्र थी बच्ची की? 16 साल। 16 साल। कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बताया होगा बच्ची ने आपको? हाँ, लड़की से हमने पूछा पे घर पे आके, हमने की बात हुई थी। सो बोली नहीं मम्मी इनकी मिस कॉल चढ़ी थी 3 बजे रात की। सो बोले हमने लौटा दिया। दूसरी लड़की का आईडी नंबर मांगा था ना, था हम आप लोगों दोनों को बदनाम कर देंगे। अच्छा, कब लगाई फांसी? वही 4 बजे, 4:30 बजे करीब। अच्छा, बच्चे क्या करते थे? 9 में पढ़ती थी। पढ़ते थे? 8 में पढ़ना है तो 9 में। अच्छा, कहाँ लगाई फांसी? किचन में, घर में। अच्छा, आप लोग कहाँ थे जब उस फांसी लगाई बच्चे ने? बाहर बैठे थे, रिश्तेदार थे हमारे, उनके साथ थे हम। जो पानी अंदर से मंगवाया तो फिर देखा बच्चे ने तो लड़की थी।
तब हम लोग पहुंचे मौके पे तो उसको उतारा नहीं थे। बच्ची का वहीं फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में 2 युवती की हत्या का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर आला कत्ल समेत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दर्ज मुकदमे के दौरान विवेचना में मिली के 2 युवतियों के शव की शनाख्त होने पर मुकदमा उपयुक्त धारा पदवी में बढ़ोतरी की विवेचना में शीघ्र प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया। मुकदमा वादी द्वारा बताया गया था कि गुमशुदा नीलम अपनी भाभी कमला देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार का मोबाइल लेकर गई है, जिसे सर्वेलांस की सहायता से लोकेशन प्राप्त कर मृतका के शव के पास मोबाइल बरामद किया गया है और बरामद मोबाइल में मिले नंबर की CDR प्राप्त करने पर अंतिम कॉल विमल कुमार द्वारा की गई थी। देखिए, 1 तारीख की रात को एक बड़ा ही लोमहर्षक और सनसनीखेज घटना थाना खागा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 2 बच्चियों की ईंट से सिर कुचल करके और मुंह पे प्रहार करके हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था और ये दोनों बच्चियां आपस में रिश्तेदार थी। एक तिलक समारोह में एक जगह थी जहां से अभियुक्त द्वारा इनको ले जाया गया था। हालांकि वो अपनी प्रेमिका को ही ले जाना चाह रहा था, केवल प्रेमिका से कुछ अनबन चल रही थी, कुछ बातें थी आपस में सॉल्व करने की। तो इसी के तहत इनको कि खागा में हम ढाबे पे चलेंगे, भोजन करेंगे, लेकिन उस प्रेमिका को भी इस बात का भय था कहीं हमारे साथ कोई बात न कर दे, तो अपनी रिश्तेदार की 16 वर्षीय लड़की को भी साथ लेके गई। ले जाने के बाद इसने रोड के किनारे बाइक खड़ी करके, जो मंदबुद्धि लड़की थी उसको खड़ी करके अपनी प्रेमिका से कहा। उधर फर्रुखाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है। फर्रुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मदनापुर गांव के रहने वाले दिनेश का 2.5 साल का बच्चा अक्षय घर के आंगन में खेल रहा था। तभी आंगन में कहीं से एक सांप का बच्चा अक्षय के पास आ गया। अक्षय उसके साथ भी खेलने लगा। खेल खेल में अक्षय ने सांप को मुंह में पकड़ लिया और अपने दांतों से चबा डाला। इससे सांप लहूलुहान हो गया। जब अक्षय की दादी सुनीता ने बच्चे को सांप को चबाते हुए देखा तो उसके मुंह से सांप के बच्चे को निकाल दिया। सांप को गहरा घाव लगा है और उसने वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया। बच्चे अक्षय की हालत बिगड़ने पर आनन फानन में दादी जिला अस्पताल लोहिया लेकर पहुंची और अक्षय का इलाज करवाया जा रहा है। कीड़ा डाल मुझसे चबा लिया। कीड़ा था या कुछ और था? सांप था, छोटा सा। छोटा सांप? हाँ। इसने चबा लिया? हाँ। तो अभी कहाँ लेके आई हो? रुइया में। ठीक है बच्चा? हाँ, सही तो है। पहले भी ऐसे हुआ कि पहली बार इसने किया? पहली बार हुआ भैया। सांप जिंदा मर गया? मर गया भैया। खबर गोरखपुर से है, जहां अंडरग्राउंड होकर जमीन का धंधा करने वाले माफिया राकेश यादव बदमाशों की सूची में गोरखपुर जिले के टॉप 10 और प्रदेश के टॉप 61 में शामिल हैं। राकेश यादव की जड़ें जमीन के धंधे में इतनी गहरी हैं कि विवादित भूमि पर कब्जा करने से लेकर उसे बेचने तक कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पुलिस को कई दिनों से उसकी तलाश थी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। माफिया राकेश यादव ने पुलिस को चकमा देते हुए शनिवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। 90 के दशक में अपराध के कदम में रखने वाले इस माफिया पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही बता दें कि माफिया राकेश यादव ने जेल से छूटने के बाद लंबे समय तक नेपाल में शरण ली थी। राकेश यादव वर्तमान में किसी भी मुकदमे में वांछित नहीं है। सारे मुकदमों में वो बेल आउट है। चूंकि प्रशासन का ये बहुत दबाव था कि आप एट एनी हाउ जो है किसी भी कंडीशन में जेल चले जाइए, किसी भी मुकदमे में बेल वापस करवा के, तो प्रशासन के दबाव के नाते हम अपना जमानत एक मुकदमे में वापस करवा के और जेल गए। कौन कौन से उनके ऊपर पहले मुकदमे थे? उनके ऊपर जो सबसे बड़ा मुकदमा था ओम प्रकाश पासवान हत्याकांड का, उस मुकदमे में वो 2018 में ही बरी हो चुके हैं। और कौन कौन से मुकदमे थे? और बाकी ये जितने भी मैक्सिमम मुकदमे हैं सब में वो 302, 307 के बरी हो चुके हैं। ये अभी करंट के कुछ मुकदमे जो है 2020 और 22 के लमसम ये जो लगे हुए हैं, इसमें ये नए मुकदमे पैदा किए गए, उसमें हम
कौन कौन से मुकदमे थे? जमीन के मुकदमे थे? नहीं, कोई भी हमारे जमीन के मुकदमे नहीं है ना, किसी में हम FIR में नेम्ड है। सारे मुकदमों में हमारा नाम बाद में बढ़ाया गया है। जमीन का भी कारोबार करते थे? नहीं, कोई कारोबार हम जमीन का नहीं करते हैं। आज कब वो सरेंडर किया है? आज सुबह वो 11 बजे के करीब सरेंडर किए हैं JM फर्स्ट की कोर्ट में। तो आज आपसे मुलाकात हुई उनसे? भाई हमें सरेंडर, हम वकील हैं उनके, तो हम तो आपसे क्या कुछ बताया? कुछ जनपद गोरखपुर से शासन स्तर पर जितने भी माफिया चयनित हैं, उन सभी माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर सिरे से उनकी सारी संपत्ति की जांच पड़ताल की जा रही है। उनके खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा के तहत जितने भी उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं आज तक, उन सब की प्रभावी पैरवी कर उनको सजा दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके जितने भी जमानतदार हैं, जिन्होंने जमानत दी है या नहीं दी है, उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ऐसे भी कई मामले प्रकाश में आए हैं जहां पे वास्तव में जिन लोगों ने जमानत दी है वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस तरीके की तमाम जमानतें हैं वो कैंसिल भी करवाई जाएगी। उसके साथ साथ वर्तमान में जो ये रिसेंट कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन सभी में विभिन्न माफियाओं, जिसमें अजीत साई अभी जेल में गए हैं, उसके साथ साथ विनोद उपाध्याय, जिनके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन वो भी फरार है, उसके खिलाफ इनाम भी किया जा चुका है। इनाम राशि भी जल्द बढ़ाई भी जाएगी। सुधीर सिंह और जितने भी अन्य तमाम माफिया हैं, उन सभी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल भर में करीबन 550 करोड़ के आसपास की संपत्ति गोरखपुर पुलिस द्वारा। खबर झांसी से है, जहां पुलिस बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करी जा रही है। जहां एक बार फिर से एक बाइक सवार बदमाश पैसों के चक्कर में सरकारी कर्मचारी का कागजों से भरा बैग ले उड़ा। वहीं घटना की सूचना पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस को देते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज हम गरौठा चौराहे पर हमारे बाकीदार को बुलाया था, तो बाकीदार उसके 2 रिश्तेदार थे, तो 4 लोग खड़े हुए थे, बात कर रहे थे। और बात करने के बाद वहाँ पर हम लोग दुकान पर बैठ गए और कोई आया, उसने हमारा बैग झपटा और सीधा झपट के भागा। मोटरसाइकिल से थे, एक लड़का पहले से ही मोटरसाइकिल को स्टार्ट किए था, तो ये तो नहीं देख पाए कि गाड़ी कौन सी थी, लेकिन वो गाड़ी काले कलर की गाड़ी थी और पीछे से उठी हुई थी, तो शायद स्पोर्ट्स गाड़ी थी वो कोई। एक तरफ जहां पर झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और खनन माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं मऊरानीपुर के घाट बंद होने के बाद भी तहसील प्रशासन को खनन माफिया खुलेआम चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां लिफ्ट लगाकर खनन किया जा रहा है और प्रशासन पूरे खेल से अनजान बना हुआ है। ग्राम खखरा स्थित बालू घाट ठेकेदार की तरफ से बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद भी बालू माफिया खुलेआम पनडुब्बी की मदद से नदी से बालू का खनन कर रहे हैं और राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस खेल की जानकारी तहसील मुख्यालय को ना हो, लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित रहा है। खटोरा घाट बंद हो गया है। जो खटोरा का पट्टा हुआ था वो बंद कर दिया गया है, तो पट्टेदार द्वारा कोई खनन नहीं किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों के माध्यम से यह संज्ञान में लाया गया है कि खटोरा में MP के लोग यूपी साइड में आकर के खनन कर रहे हैं लिफ्टर के माध्यम से। इसके संबंध में जैसी सूचना मिली है, मैंने राजस्व टीम भेज दिया है। अगर वो अपने क्षेत्र में खनन करते हुए पाए जाएंगे तो सीजर की कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ FIR होगी और दंडात्मक कार्रवाई। वहीं मड़ियाव इलाके के केशवनगर स्थित कबाड़ मार्केट में शुक्रवार देर रात करीब 12:50 पर अचानक आग लग गई। मार्केट से आग की तेज लपटें और धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया और फायर ब्रिगेड और साथ ही साथ पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। BKT इंदिरा नगर फायर स्टेशन से 6 गाड़ियां रवाना की गई। मौके पर टीम पहुंची तो आग भीषण रूप धारण कर चुकी थी। आनन फानन में हजरतगंज चौक और गोमती नगर फायर स्टेशन को सूचना दी गई। देर रात तक बचाव कार्य जारी रहा। आग कैसे लगी इसका भी कोई जानकारी नहीं हो सकी है। दमकल की 10 गाड़ियां देर रात तक मौके पर पहुंच गई थी। वहीं मडियाव अलीगंज जानकीपुरम थाने की पुलिस को भी बुला लिया गया था। भैया आग जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह से लगी हुई हो। यहाँ पे चूंकि फर्नीचर का भी और जो है कबाड़ मंडी भी है,
तो इस चीज़ में जैसे ही फायर सर्विस को सूचना मिली है, वैसे ही छठे मिल से जो है 2 गाड़ियां जो है मैं FSSO सहित मैं स्वयं लेकर के जो है घटनास्थल पे आया हूं। इसके अलावे FS चौक के इंचार्ज भी यहां पे मौजूद हैं, उनकी 12,000 लीटर की वाटर वाउचर भी आई है। ऑन द वे जो है आपके FSO इंदिरा नगर साहब भी हैं, वो भी संभवतः कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे और इंदिरा नगर से भी गाड़ी आई हुई है। कितने का नुकसान हुआ होगा यहाँ पर? अब अंदाज इस समय आकलन संभव नहीं है, ये चीजें थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो पाएगी। लग रहा है आग किस वजह से लगी है, क्या ऐसी वजह? आग की स्थिति संभवतः लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा शॉर्ट सर्किट बताई गई है। क्या कितना समय लगा इस आग पे काबू? वहीं देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 180 प्रकरण आए, जिनमें से 29 शिकायती पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया और बाकी शिकायती पत्रों में टीम गठित की गई है, जिसका 1 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट के साथ निस्तारण कर दिया जाएगा। इसी बीच संपूर्ण समाधान दिवस में सीडीओ रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ विभिन्न विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिससे कि मौके पर शिकायती पत्र मिलते ही संबंधित विभाग को निर्देशित कर मामले का निस्तारण कराया जा रहा था। वहीं कुछ आज संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सलेमपुर में कुल विभिन्न विभागों से संबंधित 180 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से मौके पर 29 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष कुछ शिकायतों में टीम बना दी गई है, जिसमें ज्वाइंट टीम की आवश्यकता है। जिनमें ज्वाइंट टीम की आवश्यकता नहीं है, उन शिकायतों को उनके विभागीय अधिकारियों को रिसीव कराया गया है और इस निर्देश के साथ 1 सप्ताह के भीतर गुणवत्ता पर निस्तारण करके अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे। लखनऊ में जन शिक्षण संस्थान और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और टूल किट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चेयरमैन संजय आर भूसरेड्डी और M देशराज के द्वारा सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और टूल किट दी गई। इस मौके पर इंडिया लेटेंसी बोर्ड के निदेशक संध्या तिवारी, निदेशक सौरभ खरे भी उपस्थित रहे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।